हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रोफेसर राधारमन सिंह। आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेरियस फॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में मैंने स्ट्रेट लाइंस और उसके बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में जाना और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं स्ट्रेट लाइन का उसको मैंने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन जान लेते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको जानना चाहिए, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आपको बता दें कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपको एक पॉइंट मिलेगा और उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज दैट मान लो कि ये दो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेरा जो अगला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मीन्स ये हुआ कि आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपको याद होगा अंडर 10th या 9th या 8th क्लास में आप लोग ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको आप बोल रहे हैं एक्चुअली उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेमर्स रूल, जो कि हम यहाँ आपको बताएंगे कि विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल हाउ वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? तो सबसे पहला जो मेरा रहेगा डिमांड कि हमको सबसे पहले दो लाइन दिया हुआ रहेगा और वो दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं रहेगा, कहने का मतलब नॉन पैरेलल रहेगा। और जब दो लाइन नॉन पैरेलल होता है तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो पहला जो मेरा रहेगा, हम लोग क्या करते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले हम लोग दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कंसिडर कर लिए। क्या क्या जी? तो एक लाइन L1 ले लेते हैं जो कि आपका है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0। ऑब्वियसली लाइन जो ले रहे हैं वो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमें दो स्ट्रेट लाइन मानना है इसलिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ले लिया A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल 0। और जो दूसरा लाइन है वो हम लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल 0। ठीक है, अब ये दोनों जो है ये आपका दो स्ट्रेट लाइन है। मैंने पहले भी कहा था कि दो वेरिएबल का नॉन होमोजेनियस इक्वेशन जो होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन जो कि नॉन होमोजेनियस फॉर्म में है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ दो स्ट्रेट लाइन है और मैंने ये कंसिडर कर लिया है कि दोनों इंटरसेक्टिंग है। मीन्स ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और वी विल गेट ए इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर? चलिए आइए हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना मतलब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़े हो रेखीय समीकरण को सॉल्व करना। ठीक है, तो तीन मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस और आपका है एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आगे चलकर कहलाता है क्रेमर्स रूल। तो यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब क्रेमर्स रूल यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वी यूज क्या, क्रेमर्स रूल। हम लोग क्रेमर्स रूल यूज करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसी को बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है जी? तो देखो यहाँ पे ये पहले सबसे पहले अरेंज कर लेना है। तो स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी यहाँ अरेंज है, अगर अरेंज इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप अरेंज करोगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ कांस्टेंट टर्म के बदले 1। ये ट्रिक है,
इसको आपको फॉलो करना और ऐसे ही काम करना है आपको। x वेरिएबल है तो x, फिर y, फिर कांस्टेंट टर्म के लिए 1, ठीक है। तो x y कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इक्वल टू का साइन दे दीजिए। अल्टरनेट साइन चलता है क्योंकि डिटर्मिनेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता है जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस का साइन और यहाँ प्लस। प्लस छिपा हुआ रहता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हम x की बात करेंगे तो x वाला हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x वाले को हाइड कर दो, बाकी y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो कहने का मतलब क्या होगा, b1 b2 c1 c2। अब ये जो है एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करेगा 2/2 का, ठीक है। जब हम x लेंगे तो x वाले को हाइड कर दीजिए, तो y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में उतार दीजिए, 2 लाइन दे दीजिए, ये डिटर्मिनेंट हो गया। जब हम y लेंगे तो y वाले को हाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a1 a2, यहाँ हो जाएगा c1 c2, ये भी डिटर्मिनेंट हो गया 2/2 का। क्लियर। उसी तरह से जब हम कांस्टेंट टर्म लेंगे तो कांस्टेंट वाले को हाइड कर देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट वाले को हाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा a1 a2 और ये हो जाएगा तुम्हारा b1 b2। क्लियर। चलिए आइए, एक मिनट। क्लियर। चलिए अब आपको ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है ब्रेक करने आना चाहिए। तो ये हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ब्रेक करते हैं। तो फिर वही x लिखा हुआ है, x लिख दीजिए। हमको पता है 2/2 ऑर्डर में पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाता है, तो b1 c2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा b1 c2, बीच में माइनस का साइन, फिर b2 c1, तो दिस इज b2 c1, फिर इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ माइनस y, फिर यहाँ देखो a1 c2, तो ये हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1, देखो यहाँ पे a2 c1। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1 कांस्टेंट टर्म, फिर यहाँ देखिए a1 b2, तो यहाँ हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अगर आपने अंडर 10th में पढ़ा होगा तो अब इस तरह से डिटर्मिनेंट के टर्म में नहीं लिखा होगा, क्योंकि वहाँ डिटर्मिनेंट पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने इस फॉर्मेट में लिखा होगा। ये माइनस साइन आप नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन, जैसे ही निगेटिव साइन यहाँ नीचे भेजेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगर आपको x और y चाहिए तो पहले 1 और 3 को लेंगे तो x निकल जाएगा, फिर 2 और 3 को लेंगे तो y निकल जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम कहाँ से, 1 एंड 3 से, 1 और 3 से x निकल जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आया, तो x हो जाएगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। उसी तरह से फ्रॉम दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ से y निकल जाएगा। y कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो आपको फाइनली x और y दिख रहा है, यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, कॉमा पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज द फाइनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। कितना आसान है। तो इस तरह से आप क्रेमर्स रूल का यूज करते हुए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर सकते हैं। दिस इज द मेथड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वे आई यूज। जो भी तरीका मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है आप उसको देख रहे हैं। आपको कोई भी सवाल इंटरसेक्टिंग पॉइंट से रिलेटेड रहेगा तो ऐसे ही बनाना है। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, लेट अस सी। आई विल रिटर्न बैक आफ्टर सम टाइम।
हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन हम लोग डील नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कैसे हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 लाइन दिया हुआ है और कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कीजिए। सिंपल सी बात है, मैंने जिस मेथड को बताया है मैं उसी मेथड को फॉलो करूंगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि अरे सर तो एक जस्ट लाइक एक फार्मूला यूज कर दिए, क्यों ना हम A1 B1 C1 A2 B2 और C1 C2 निकाल के फार्मूला में डाल देंगे। आपको बता दें, कभी भी हम लोग डायरेक्टली एक्स और वाई का जो फार्मूला अभी आया था उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग जो है स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, हमेशा हम लोग उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जितना देर में आप फार्मूला यूज करोगे उतना देर में स्ट्रेटजी फॉलो करके सवाल बना लीजिएगा। फार्मूला में मिस्टेक होने का चांस रहता है, इसलिए कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला यूज नहीं करना है। जब भी आपको यूज करना है डायरेक्ट आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, डायरेक्ट आपको मेथड फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन लाइंस। मैंने पहले भी कहा कि लाइंस अगर सजा हुआ नहीं है तो पहले सजा दिए, तो ऑलरेडी यहाँ फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0। दूसरा आपका L2 है 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल 0, ऑलरेडी सजा हुआ है। x पहले x है, फिर y है, फिर कांस्टेंट टर्म है, नहीं है तो आपको उस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग कौन सा रूल लगा रहे हैं हम लोग, क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल फॉलो करना है। क्या क्रेमर्स रूल है, तो x अपॉन x का कोफिशिएंट x हटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, -4 y का कोफिशिएंट, यहाँ देखो -4, यहाँ y का कोफिशिएंट 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 और यहाँ कांस्टेंट टर्म -1। मैंने आपको डायरेक्ट कहा कि आप जो है यूज कर सकते हैं यहाँ -y, जब y को लेंगे तो y वाले को हाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 प्लस 1 -1, इतना हो गया, ये भी 2/2 है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म 1, जब कांस्टेंट वाले को लेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 3 5, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये भी 2/2 है। अब इसको एक बार ब्रेक कर दो तो यहाँ हो जाएगा x बाई कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 -1, ठीक है, इज इक्वल टू -y बाई, यहाँ देख सकते हो -3 -5 मतलब -8, ठीक है। पहले ये हो जाएगा -3 और फिर -5, यहाँ से 1 बाई ये हो जाएगा 3 अब प्लस 20, ठीक है, यही ना होगा 20, तो हो जाएगा 3 + 20 मतलब 23 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा x बाई यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा y बाई 8 इज इक्वल टू 1/23, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम कहाँ से, 1 नंबर और 3 नंबर से x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3/23 हो जाएगा। उसी तरह से फ्रॉम कितना से 2 नंबर और 3 नंबर से जो y का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8/23 हो जाएगा। क्लियर, ये आप कर सकते हैं। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3/23 और 8/23, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इस तरह से आप कोई भी सवाल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से इसको बनाइएगा एग्जाम में। क्लियर, चलिए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर आपको स्ट्रेट लाइन से ही रिलेटेड कुछ नया चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। कहता है कि आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर्स आपको फैमिली ऑफ लाइंस लिखना है। मैंने यहाँ एक चीज़ जोड़ा, फैमिली ऑफ लाइंस, और आपको बता दें फैमिली होने के लिए कम से कम 2 मेंबर होना जरूरी है। अकेला आदमी कभी भी ना ही सिस्टम बनाता है ना ही फैमिली बनाता है। हम यहाँ फैमिली की जगह में सिस्टम भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने फैमिली लिखा। तो फैमिली के लिए कम से कम आपको कितना चाहिए, तो 2 मेंबर चाहिए। आपको बता दें इस लाइन के पैरेलल, अगर आपसे पूछें कि हाउ मेनी पैरेलल लाइंस कैन बी रिटन फ्रॉम पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब इस लाइन के पैरेलल कितने लाइंस लिख सकते हैं।
ऑब्वियसली यू कैन राइट इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। यू कैन सी, अगर ये लाइन दिया हुआ है तो इसके पैरेलल ये भी होगा, 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 इसके नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सो देयर आर इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। वी कैन राइट देयर आर इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मतलब किसी लाइन के पैरेलल आप इन्फिनाइटली मेनी पैरेलल लाइन्स लिख सकते हैं, इसलिए मैंने फैमिली लिखा। चलिए, अगर पूछेगा कि इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन लिखना है, तो आपको बता दें किसी लाइन पर हम कितना परपेंडिकुलर ट्रेस कर सकते हैं। तो फिर वही बात होगा, वी कैन ट्रेस इन्फिनाइटली मेनी परपेंडिकुलर लाइन्स टू ए गिवन लाइन। मतलब किसी लाइन के पैरेलल भी इन्फिनाइट लाइन्स लिख सकते हैं और किसी लाइन के परपेंडिकुलर भी इन्फिनाइट लाइन्स लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ फैमिली का यूज किया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। तो कह रहा है कि फाइंड फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन दिस। इस लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको लाइंस लिखना है, वो भी फैमिली लिखना है। अब बता दें कि किसी भी स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इस स्ट्रेट लाइन का हमको स्लोप पता है। क्या स्लोप पता है, तो हम यहां लिख सकते हैं, पहले यहां लिखेंगे गिवन लाइन। कौन सा लाइन दिया हुआ है जी, तो लाइन है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप हमको पता है कि इस लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट और नेगेटिव साइन लगा दो। तो हमने क्या देखा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप लिखते हैं तो सिर्फ x और y के कोफिशिएंट का यूज होता है, कांस्टेंट टर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। क्लियर? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, और हम अपने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, तो मैंने वहाँ आपको दिखाया भी था कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप सेम हो जाता है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जब भी हमको किसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखना रहेगा तो स्लोप जिस पोर्शन के हेल्प से निकालते हैं वो पोर्शन आपका अनअल्टर्ड रहेगा, मतलब उसको आपको चेंज नहीं करना है। तो आप ही बताइए, जब ये पोर्शन चेंज नहीं होगा तो सिर्फ चेंज क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। क्लियर? और कांस्टेंट टर्म भी दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स कांस्टेंट, एक होता है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ फैमिली लिखना है तो हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, गिवन लाइंस दिया हुआ है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है पहले पैरेलल वाला, तो यहाँ लिखेंगे फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू, पैरेलल का ये सिंबल होता है पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज फैमिली में बहुत सारे मेंबर होंगे लेकिन फैमिली तो एक ही होगा इसलिए इज लिखा गया। तो बताइए वो फैमिली क्या होगा, तो ax प्लस बी वाई ये तो कॉमन रहेगा, तो सिर्फ चेंज क्या करेगा, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की जगह में मैंने सी नॉट यूज कर दिया इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ सी नॉट जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख देंगे व्हेयर सी नॉट इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब जितना नया नया कांस्टेंट यूज करोगे उतना नया नया लाइन मिलेगा, और हर वो स्ट्रेट लाइन इस गिवन लाइन का क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए अब आते हैं 2 नंबर में। अब हमको लिखना है परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर फैमिली ऑफ लाइन। तो यहां लिखेंगे फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज। अब बता दें, पैरेलल लिखने के लिए हम लोग जो पोर्शन है ये वाला ax प्लस बी वाई वाला इसको चेंज नहीं किए, लेकिन अगर हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर लिखना है तो इस पोर्शन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं। हमको पता है स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना है, तो अगर a बाई बी है तो b बाई a होगा, तब ना कट के 1 होगा, और x और y के कोफिशिएंट में किसी एक का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा रूल है। तो हम क्या लिखेंगे, bx। ठीक है, हमने क्या किया कि bx और यहां हो जाएगा ay, दोनों में से किसी एक का साइन चेंज कर दो। अभी तो दोनों जगह प्लस लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं, y का कोफिशिएंट हम नेगेटिव ले लेते हैं,
बाकी ये पोर्शन तो चेंज हुआ ही हुआ, कांस्टेंट टर्म को भी आपको नया कांस्टेंट लेना है, तो एक नया कांस्टेंट हम लोग क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका है फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब जरा सा गौर कीजिए, अगर आप इसका स्लोप लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा b/a, और यहाँ स्लोप कितना है -a/b। अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको -1 मिलेगा। तो 100% ये एक फैमिली ऑफ लाइन है जो कि गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे k के बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि k जो होगा क्या होगा, k आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वेयर k इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर? आई होप कि आपको कोई भी दिया हुआ लाइन रहेगा और आपसे पूछेगा कि आप फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस लिखिए और फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस लिखिए, तो आई होप कि आप इसको इजी वे में लिख सकते हैं और आपको ये भी बात समझ में आ गई कि हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है किसी लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस कैसे लिखा जाता है। क्लियर? चलिए, इस वीडियो लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूं और फिर मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम एंड बी सेफ।